क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय चेंज इन, कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो किसकी वजह से चेंज होती है। नंबर वन, क्या एयर में मॉइस्चर के आने की वजह से। नंबर टू, कंपोजिशन ऑफ एयर अगर हमारे पास चेंज हो उसकी वजह से, टेम्परेचर में चेंज हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो। तो यहाँ पर आपके पास एक आंसर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल आंसर है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास मॉइस्चर के आने से भी चेंज होती है, कि जब हमारे पास नमी एयर में आएगी तो ऑटोमेटिकली एयर की डेंसिटी चेंज हो जाती है, और हमने लास्ट लेक्चर में डेंसिटी से रिलेशन पढ़ा। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर से भी चेंज होती है, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है और अल्टीमेटली हमारी स्पीड चेंज होगी। और हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर, एक गैस मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो जब आप एयर की कंपोजिशन को चेंज करोगे तो इसका मतलब आप नेचर को चेंज कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली जब नेचर चेंज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अल्फा, बीटा एंड चार्ली। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर एक से ज्यादा आंसर होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब यहां मैं पूछता नॉट इफेक्टेड बाय, आपका आंसर डेल्टा है, कि प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ता है उतना वॉल्यूम कम होता है। ये हम आज बात भी करेंगे। और दूसरी तरह से ये क्वेश्चन यूं आता है कि आपको चार ऑप्शन पहले दे दी जाती हैं और फिर नीचे दोबारा ऑप्शंस दी जाती हैं, कि जैसे मैं नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाता कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर मेंशन होता अल्फा एंड बीटा, दूसरी ऑप्शन में मेंशन होता अल्फा एंड चार्ली, थर्ड मेंशन होता अल्फा, बीटा एंड चार्ली, और डेल्टा में मेंशन आपके पास होता लास्ट ऑप्शन के अंदर बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। तो मतलब चार ऑप्शन पहले देकर कि वो क्वेश्चन का हिस्सा है, फिर नीचे आपसे पूछा जाता कि बताएं आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो उसके मुताबिक आपकी जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सी है, वो ए, बी और सी है। इन तीनों की वजह से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। जो चीज़ आपने एफएससी में ये पढ़ी थी इसी को ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेशर के साथ। क्या स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के चेंज होने से चेंज होती है, तो इसका आंसर है नो। स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। प्रेशर एक कांस्टेंट फैक्टर है। हम प्रेशर को जितना बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमसे अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो उस एमसीक्यू के लिए हमें ये स्टेटमेंट को याद रखना है, और वो स्टेटमेंट है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अब क्यों, अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं कि इसकी रीजन क्या है, तो देखो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ प्रेशर ओवर डेंसिटी। अब यहां पर आप प्रेशर और डेंसिटी को अगर रिप्लेस करना चाहो तो मैं यहां डेंसिटी को रिप्लेस करूंगा कि डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्रेशर, और डिनोमिनेटर में आएगा मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय मैस। अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P और V इसका प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और PV का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रह रहा है दैट मीन स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। और जब कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल टू P पावर जीरो। जब भी किसी क्वांटिटी की पावर जीरो हो इसका मतलब उसके इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करता। इससे रिलेटेड हमसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास ग्राफ है बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड प्रेशर तो ग्राफ कैसा होगा। क्या ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होगा या इंक्लाइंड होगा। क्या ग्राफ प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा या इंक्लाइंड होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि ये प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। और प्रेशर एक्सिस के पैरेलल क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी स्पीड की वैल्यू ओवरऑल वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तभी हमने ऊपर माइंड्स ऑन क्वेश्चन के अंदर ये बात की कि स्पीड ऑफ साउंड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर सेकंड,
डेंसिटी, क्या डेंसिटी के चेंज होने से हमारी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू चेंज होती है? यस। डेंसिटी और मोलर मैस दोनों चीजें एक ही चीज होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मोलर मैस भी ज्यादा। जैसे हमने कल बात की कि हाइड्रोजन गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मोलर मैस ऑक्सीजन से 16 टाइम लेसर है, डेंसिटी 16 टाइम लेसर है। तो डेंसिटी हमारे पास रोल प्ले करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक फिर डेंसिटी से क्या हुआ? इनवर्स, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट हम लोग याद रखेंगे ताकि इससे रिलेशन भी हम बना सकें कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर डेंसिटी सिर्फ लिखा होगा तो गलत आंसर है, लेकिन अगर लिखा होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी तो ये आपका राइट आंसर होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। और इसकी रीजन कोई बड़ी मुश्किल रीजन नहीं है। हमने जो कल फार्मूलाज पढ़े, चाहे मैं लेप्लास करेक्शन की बात करूं या न्यूटन फार्मूला की बात करूं, तो यहां से आप इजीली देख सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है, वो इनवर्स है, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो जितनी भी डेंसिटी चेंज होगी उसका आप अंडर रूट लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या आती है। फिर इसमें एक और चीज भी याद रखिएगा, डेंसिटी और मोलर मैस दोनों प्रोपोर्शनल है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना मोलर मैस भी ज्यादा होगा। इस वजह से आप इसको यूं भी याद रखते हो कि स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है वो मोलर मैस के साथ भी क्या है, दैट इज इनवर्स। जितना किसी गैस का मोलर मैस ज्यादा, उसका अंडर रूट लोगे, फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड का आ जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चंस कंपैरिजन के भी आते हैं कि आपको दो डिफरेंट गैसेस दी हों और आपने उनको कंपेयर करना हो, तब क्या फार्मूला होगा? फर्स्ट करो, अगर आप लोगों ने डेंसिटी से कंपेयर करना है तो होगा अंडर रूट ऑफ ρ2 ओवर ρ1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर मोलर मैस के साथ रिलेशन लेना हो, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली कह दूं कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इनमें से किस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी? क्या नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में? तो जिसका मोलर मैस कम होगा, तो बताएं नाइट्रोजन का कम है या ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन का मोलर मैस कम है या ऑक्सीजन का कम है? N2 का या O2 का? अगर नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को कंपेयर करोगे तो किसका मोलर मैस हमारे पास कम होता है? नाइट्रोजन का मोलर मैस कितना है? नाइट्रोजन का मोलर मैस कितना होता है? 28। और ऑक्सीजन गैस का कितना होता है? 32। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर करते हो। अब ग्राफ की बारी है कि ग्राफ इसका कैसा होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड का अगर आप डेंसिटी से ग्राफ देखोगे तो अब आपको कौन सा रिलेशन देखना पड़ेगा? आपको रिलेशन देखना पड़ेगा दिस वन, कि V प्रोपोर्शनल है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ। तो दो चीजें यहां पर हैं, एक इनवर्स रिलेशन है और दूसरा अंडर रूट के साथ है। इनवर्स रिलेशन है और अंडर रूट के साथ है। तो जो ग्राफ की हमारे पास शेप होती है इसकी, वो यूं होती है, लाइक दिस, कि डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू वो डिक्रीज करती है। डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होगा कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी। और इन फार्मूलाज को आपने लाजमी कंसिडर करना है कि जब भी दो गैसेस को कंपेयर करना हो तो आप इस फार्मूला से उनको कंपेयर करोगे। नेक्स्ट वन, मॉइस्चर। अमूमन कई स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को वो इग्नोर कर देते हैं कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से स्पीड ऑफ साउंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम लोग जानते हैं कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बेसिकली आपके पास नेचर को चेंज कर रही है, कंपोजिशन ऑफ एयर को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। और वजह बड़ी आसान सी इसमें दी जाती है कि जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लाइटर होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि मॉइस्चर के आने से हमारे पास क्यों स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कम होती है, क्योंकि जो मॉइस्चर आता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ओवरऑल मैस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम होता है, और मोलर मैस कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी भी कम होगी। और डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स। तो जितनी डेंसिटी कम उतनी स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ज्यादा होगी। तो यहां पर मैं रीजन मेंशन कर दूं ताकि अगर आपको रीजन के साथ ये क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे सके। तो क्या रीजन है?
रीजन आपके पास ये है कि वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉइस्चर आएगा तो वाटर ऐड हो गया, दे आर लाइटर, वो लाइटर है, मतलब मोलर मास और डेंसिटी कम है। किससे लाइटर हैं? देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से लाइटर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब आपके पास मॉइस्चर ऐड हुआ तो मॉइस्चर ने मोलर मास को डिक्रीज कर दिया, मॉइस्चर ने डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, और डेंसिटी के डिक्रीज करने से हमारी स्पीड की वैल्यू क्या करेगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हम अब रिलेशन को अगर बनाएं तो कोई हमें सेपरेट इसका रिलेशन नहीं मिलता। जो रिलेशन हमारे पास डेंसिटी का है वही रिलेशन यहां पर भी यूज होता, क्योंकि डेंसिटी ही फैक्टर है जो मॉइस्चर के साथ प्ले कर रही है। तो वेलोसिटी का ताल्लुक हम अगर डेंसिटी से देखेंगे तो क्या होगा? इनवर्स होगा, क्योंकि डेंसिटी जो मॉइस्ट एयर की है वो कम है, और जितनी मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम उतनी स्पीड की वैल्यू भी ज़्यादा। और अगर आप कंपैरिजन लिखना चाहो कि मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर का क्वेश्चन आए कि जिस हवा में नमी है मॉइस्ट एयर और जिस हवा में नमी नहीं है ड्राई एयर, स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? तो आंसर होगा मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? रीज़न मैं दोबारा से यहां पर मेंशन कर दूं तो रीज़न हमारे पास ये है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर। तो इसका कोई सेपरेट ग्राफ नहीं होगा, डेंसिटी के साथ जो ग्राफ है उसी को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। तो कंक्लूजन हम यहां पर मेंशन कर दें कि स्पीड ऑफ साउंड का फिर मॉइस्चर के साथ क्या रिलेशन है? वो डायरेक्ट होगा। जितना मॉइस्चर बढ़ाते जाओगे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फोर्थ फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के चेंज होने से भी स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है। टेम्परेचर के चेंज करने से भी स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर इज बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में हाफ एम वी स्क्वायर है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो स्पीड की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज करती है। इस चीज़ को आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो क्या लिखेंगे इसको? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर को डबल करोगे तो आप इन्हें ये नहीं कहना कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी डबल होगी, वो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स होगी। अंडर रूट के साथ इसका रिलेशन होता है। अब क्यों हम बात करें क्यों हमारे पास रिलेशन होता है, तो हमारे पास जो ऊपर फार्मूला था जो हमने फर्स्ट प्रेशर के अंदर यूज किया, जिसमें हमने इस चीज को ड्राइव किया कि पीवी ओवर मैस। तो आप जानते हो कि पीवी किसके इक्वल है? पीवी इक्वल है एनआरटी के। तो पीवी अगर एनआरटी के इक्वल, तो यहां से स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर से रिलेशन देखें क्या है? डायरेक्ट है और अंडर रूट के साथ है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी ही हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब इसमें भी कंपैरिजन क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको रिलेशन पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर को कंपेयर करना है एक ही गैस के लिए, तो फार्मूला होगा अंडर रूट ऑफ T1 ओवर T2। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ही गैस में दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप कंपेयर कर रहे हो। कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, दो टेम्परेचर गिवन है, उन पे स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करो। आप इस फार्मूला को यूज करोगे, और ये ख्याल रखिएगा कि यहां पर जो टेम्परेचर का यूनिट यूज करोगे वो केल्विन यूज करोगे। ये कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सेल्सियस में गिवन होता है उसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नो, केल्विन में यूज होगा, ऐसा यूनिट यूज होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? स्पीड और टेम्परेचर रिलेशन क्या है? डायरेक्ट, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो याद रखने के लिए, जैसा ग्राफ सिंपल पेंडुलम में लेंथ और टाइम पीरियड का होता है, वैसा ही ग्राफ स्पीड और टेम्परेचर का होगा, मतलब डिक्रीजिंग स्लोप। अंडर रूट का ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप का होता है। और ये चीज जो लेक्चर मैंने एलएमएस पे अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन, मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों इस ग्राफ की शेप होती है। ये मैथमेटिकल रीजन है।
तो अंडर रूट की वजह से हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगी। विद टाइम हम देखेंगे कि स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। अब टेम्परेचर के हवाले से कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के लिए, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ये एक बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट है कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में जब भी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, हम हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ये वाहिद फार्मूला है जिस फार्मूला के अंदर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना होता, क्योंकि उसकी डेरिवेशन के अंदर हम टेम्परेचर को सेल्सियस में ले रहे होते हैं। और इस फार्मूला का यूज क्या है कि आपको कोई भी टेम्परेचर दिया जाए और आप उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो क्या है फार्मूला, सबको फार्मूला ये याद रखना है, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू T डिग्री सेल्सियस। इसमें Vt वो टेम्परेचर है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो Vt टेम्परेचर जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। V0 क्या है, V0 बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड है एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड बी की वैल्यू कितनी लेते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड। बाकी क्या रह गया, टी। तो टी वो टेम्परेचर है जिसपे आपने कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने है। रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट 0 के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी, और थर्ड वन -20 केल्विन के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी। इन तीनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आपको पता होगा कि रूम टेम्परेचर कितना होता है। रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इसको लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 ये केल्विन में है और ये फार्मूला सेल्सियस में है, तो आपको 0 केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेल्सियस में। तो वो -273 लोगे, 0.15 की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से जो -20 केल्विन है इसको भी आपको कन्वर्ट सेल्सियस में करना पड़ेगा। 273 ऐड करोगे तो ये 253 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब आप ऊपर वाले फार्मूला को यूज करें और मुझे बताएं कि इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर कितना है। अगर गिवन है तो सबसे अच्छी बात है। फार्मूला Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। मैंने क्या कहा था, इस फार्मूला में केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना, ये वाहिद फार्मूला है। तो ये 332 आ गया, ये 0.61 और टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, वो 25 है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.61 से। और मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि आप इसको डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करो। 25 को 61 से, तो 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 2 2, 6 इंटू 5 30 और 6 इंटू 2 12। तो आपके पास ये आएगा 1525। अब डेसिमल को प्लेस करो, डेसिमल यहां पर है, कितनी प्लेसेस के बाद, 2 प्लेसेस के बाद, तो डेसिमल आएगा यहां 15.25। तो आपका आंसर क्या होगा, 332 प्लस 15.25, तो ये आएगा 347.25। अगर 348 भी लिखो तो वो गलत नहीं है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट 0 पे क्या वैल्यू होगी। अब अगर तो आप एब्सोल्यूट 0 पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और अप्रॉक्सीमेटली वो 332 का हाफ होता है, लेकिन वो गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट 0 के ऊपर हमारे पास पार्टिकल्स मूव नहीं करते। अगर पार्टिकल मूव नहीं करते, उनकी मोशन सीज हो जाती है, तो डिस्टर्बेंस कैसे ट्रांसफर होगी, साउंड कैसे प्रोपगेट करेगा। तो याद रखिएगा 0 केल्विन के ऊपर और वैक्यूम पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 347, सेकंड का आंसर 0, थर्ड वाले को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन फार्मूला V0 प्लस 0.61 इंटू टी। अब केल्विन को कन्वर्ट कर लिया, अब इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो 332 प्लस 0.61 इंटू -253, इसको इग्नोर नहीं करना,
क्योंकि नेगेटिव के आने का मतलब ये होगा कि अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी वो डिक्रीज करेगी। तो यहां पर आपको आप काम खुद करोगे, 253 को 0.61 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 154.33 आती है। मैं 154 लिख रहा हूं। अब 154 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 332 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 178 यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या चीज आपने देखी कि जब टेम्परेचर 0 से ग्रेटर है तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 0 वाली वैल्यू से बढ़ रही है, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं मेंशन करूंगा, इसको याद रखिएगा। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मतलब जब भी टेम्परेचर की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। कितनी, ये बताएगा आप में से कि 1 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी इंक्रीज करती है? स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय हाउ मच? इसका आंसर होगा 0.61। क्यों क्यों 0.61 बढ़ती है? बड़ी आसान से रीजन, फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसमें 0.61 टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप सेंटीमीटर में इसको लिखना चाहें वो भी याद रखिएगा कि 0.61 अगर मीटर है तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। तो ये मीटर में और सेंटीमीटर में। अगर मिलीमीटर में चाहिए, इस सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 610 मिलीमीटर पर सेकेंड आएगा। चौथा फैक्टर जिसपे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है वो आपके पास विंड की डायरेक्शन है। पंजाब के अंदर हमें ये पॉइंट नहीं मिलता, हमें ये पॉइंट मिलता है सिंध की बुक्स के अंदर, इफेक्ट ऑफ सिंध। और अगर नई बुक को देखें तो नई बुक में ये मेंशन है कि विंड जिस डायरेक्शन में है वो स्पीड ऑफ साउंड पे उसका इफेक्ट होता है। इस पे 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1, इफ द कंपोनेंट ऑफ विंड स्पीड, कि जो हमारे पास विंड स्पीड है वो क्या हो, वो पैरेलल हो, या आप यहां पर ये कह सकते हो अलोंग हो। किसके? डायरेक्शन ऑफ साउंड के। मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रहा है, और अगर उसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास हवा का रुख भी हो तो क्या करेगा बच्चे, उसको स्ट्रेंथन करेगा। और जब उसको स्ट्रेंथन करेगा तो ऑटोमेटिकली याद रखिएगा आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड के अंदर विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी। नंबर 2, अगर हवा का रुख साउंड के ऑपोजिट हो, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास साउंड ट्रेवल कर रहा है, अगर उसके ऑपोजिट हवा का रुख हो तो याद रखिएगा ये उसको स्ट्रेंथन नहीं करेगा, उसको वीक करेगा। तो इफ द कंपोनेंट ऑफ विंड स्पीड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, मतलब अगर साउंड की डायरेक्शन ये है और विंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो तो फिर आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ओवरऑल स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कितनी? आपने सिंपली विंड की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देना। और ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, विंड की स्पीड गिवन है, प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपसे इससे ज्यादा डिटेल में ये चीज नहीं पूछी जाती। तीसरा फैक्टर ये है कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट डायरेक्शन में ना हो, और कंपोनेंट डायरेक्शन में तब नहीं होता जब परपेंडिकुलर हो। कंपोनेंट कब डायरेक्शन में नहीं होता, जब वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर हम ये कहें कि कंपोनेंट ऑफ विंड स्पीड जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके? डायरेक्शन ऑफ साउंड के। मतलब यूं आप कहोगे कि ये आपके पास विंड है और ये आपके पास साउंड है, तो इस केस में याद रखिएगा कि हमारे पास स्पीड अनचेंज रहती है। स्पीड क्या रहती है? अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, नो इफेक्ट। तो ये 3 रिजल्ट आपने याद रखने हैं कि हवा के साथ स्पीड ऑफ साउंड का क्या ताल्लुक है। तो नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट स्पीड।
तो पहले दो केसेस में देखा कि पहले केस में इंक्रीज होगा, दूसरे केस में डिक्रीज होगा, और तीसरे केस में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आएगा। ये है विंड का इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। और फिर इसी वजह से डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर भी इफेक्ट ऑफ विंड होता है, इसी वजह से उसके फार्मूलाज भी फिर चेंज होते हैं। जब डॉपलर्स आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड करते हैं इस टॉपिक को एक कंसोलिडेशन क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा, अब हमने उसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स हाफ एज कंपेयर टू 10 डिग्री सेल्सियस। आपने टेम्परेचर की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाए, हाफ हो जाए, किसके मुकाबले में, 10 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में। तो 10 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हाफ कब होती है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको शॉर्टकट पता है आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको सोल्यूशन बताऊंगा और फिर उसके बाद उसके शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये कंपैरिजन क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे दो डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करने को कहा जा रहा है। और मैंने ऊपर आपको कंपेयर करने के लिए फार्मूला बताया था कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर को कंपेयर करना हो तो क्या फार्मूला है, V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। तो आपने यहां पर इस फार्मूला को यूज करना है। V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। यहां पर अब वैल्यूज क्या हमें गिवन है, देखो हमें यहां पर वैल्यू क्या गिवन है। उसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स हाफ एज कंपेयर टू 10। इसका मतलब जो T1 टेम्परेचर है वो 10 सेल्सियस है, कन्वर्ट करो केल्विन में, ये 283 केल्विन आएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने T2 फाइंड करना है। और स्पीड का ये कहा गया कि जो टेम्परेचर फाइंड करना है वहां स्पीड की वैल्यू पहले के मुकाबले में कितनी हो रही है, वो हाफ हो रही है। तो ये दो वैल्यूज आपको गिवन है जो आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर डबल होता डबल पुट कर दे, 3 टाइम्स होता 3 टाइम पुट कर देते। अब सॉल्यूशन की तरफ आओ, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो V1 ऊपर लिखा, V2 कितना है, वो हाफ है V1 से। T1 आपको गिवन है वो 283 है, और T2 हमने कैलकुलेट करना। V1 से कैंसिल हो गया, ये फ्रैक्शन 2 नीचे डिवाइड हो रही है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 इज इक्वल टू √283/T2। अब अंडर रूट सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या लोगे, आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपने जब स्क्वायर लिया तो 4 इक्वल आ गया 283/T2 के। अब लास्ट स्टेप, T2 यहां गया, 4 नीचे आ गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, T2 इज इक्वल टू 283 डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपका इम्तिहान है इसको सॉल्व करने के लिए कि 4 और 283 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो 4 इंटू 7 28 होता है। इस 3 को अप्रोक्सीमेट ले लें 1, अगर 1 लेंगे तो 71 आएगा। तो आंसर जो होगा वो 71 से थोड़ा सा छोटा 70.9 होगा। हम विदाउट कैलकुलेटर जा रहे हैं तो मैं यहां पर इसको 71 लिख देता हूं। तो मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो 71 केल्विन आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको अगर कहा जाए ऑप्शन में सेल्सियस है तो फिर क्या करोगे, 71 में से 273 करोगे सब्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर कितना आएगा, वो 202 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये देखें विदाउट कैलकुलेटर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है, ये जो क्वेश्चन है, और ये ख्याल रखिएगा कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का शॉर्टकट है कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट स्पीड्स को कंपेयर कर रहे हो तो हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड ये है, इफ स्पीड बिकम्स n टाइम्स, n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 10, 1/10 कुछ भी। तो अगर स्पीड की वैल्यू n टाइम्स हो रही होगी तो टेम्परेचर आपका कितना हो रहा होगा, वो n² टाइम्स हो रहा होगा। ये है वो शॉर्टकट जिसको यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं।
कि अगर स्पीड की वैल्यू n टाइम्स हो रही होगी तो टेम्परेचर की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स होगी। अब शॉर्टकट को अप्लाई करें। हमारा क्वेश्चन था कि स्पीड हाफ हो रही है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1/2 है, तो टेम्परेचर कितना होगा? n स्क्वायर टाइम्स, तो 1/2 का स्क्वायर लो और जो t है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो t यहाँ 283, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 71 केल्विन। तो जो काम आपने स्टेप्स में किया वो आप शॉर्टकट से डायरेक्ट कर सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये बच्चे आपका टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड का।